हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी पर। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 यानी क्लास 10 साइंस का लेसन नंबर 3 है। आपको क्या है, कार्बन एवं उसकी यौगिक। देखिएगा, अगर हम लोग क्लास 10 साइंस की बात करें तो ये 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये हमारा बायोलॉजी आपको पूरा पढ़ा दिए हैं, फिजिक्स भी आपको पूरा पढ़ा दिए हैं, और ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इसमें विशेषकर आपको नोट्स ऐसे तैयार किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 100% श्योर देता हूँ कि आपका 100 में से यानी कि 30 स्कूल प्लस 70 एग्ज़ाम से मिलेगा, तो पूरा 100 में से 99 का टारगेट हम रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर पढ़ेंगे तो, क्योंकि हर एक चीज़ मेहनत पर होती है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। तो आपका जो चैप्टर है वो आपका क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है ना, यानी कार्बन एंड कंपाउंड। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में सर्वत्र व्याप्त है। भोजन के रूप में, कागज व वस्त्र के रूप में, इत्यादि के रूप में कार्बन हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो कार्बन है, कार्बन क्या है? एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में हर जगह हर दिशा में, हर प्रकार से सर्वत्र, सर्वत्र मतलब क्या होता है? हर जगह व्याप्त है, मतलब फैला हुआ है। और वो कार्बन किसके किसके रूप में फैला हुआ है? भोजन के रूप में फैला हुआ है, खाने के रूप में फैला हुआ है, कागज में है, जैसे ये कागज है तो इसमें भी कार्बन है। वस्त्र है, बोले तो कपड़ा है, तो उसमें भी क्या है? कार्बन है। आप कहेंगे सर कैसे कार्बन है, आप बताइए जरा। जैसे मान लीजिए रोटी है, रोटी क्या है? भोजन है। अब रोटी को हम तवे पे रख के जला दिए तो वो देखेंगे काला काला हो जाएगा, कोक जैसा हो जाएगा। और जब काला काला हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो कार्बन ही है, कार्बन ही है। राख मिलता है तो क्या है? कार्बन है। कागज है, कागज को रख के जला दीजिए तो कहीं ना कहीं कार्बन मिलेगा। वस्त्र है, कपड़े को रख के जला दीजिए, यहाँ से भी क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। तो कह सकते हैं कार्बन जो है हर जगह क्या है? विद्यमान है। अब आता है कार्बन के निम्न यौगिक हैं, यानी कि कार्बन के कौन कौन से यौगिक होते हैं? तो बहुत सारे यौगिक होते हैं। कुछ यौगिकों के नाम यहाँ पे ऐड किए गए हैं। पहला क्या है? मेथेन। मेथेन क्या है? एक कार्बन है, और मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 मेथेन। दूसरा है एथेन। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। ये हमारा क्या है? एथेन है। क्लोरोफार्म, और क्लोरोफार्म भी हमारा क्या है? कार्बन है, कार्बन की यौगिक है। और यह कार्बन का जो यौगिक है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl3। अगला है एथिल एल्कोहल, यह भी कार्बन का यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। अगला है एसिटिक अम्ल, इसका क्या होता है? CH3COOH। और अगला क्या है? एसिटामाइट, और इसका क्या होता है? CH3CONH2। तो ये सब जितने भी होते हैं, यह क्या होते हैं? कार्बन के यौगिक हैं। अब आता है कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूप क्या है? वे तत्व जिनके यौगिक भौतिक गुण भिन्न भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, वो हमारे अपर रूप कहलाते हैं। तो अपर रूप क्या होते हैं? याद रखना, वे तत्व जिनके भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। भौतिक गुण मतलब देखिए, ये भी पेन है और ये भी पेन है, मान लीजिए। चलिए अच्छा, भौतिक गुण की बात करते हैं। चलिए, ये भी आपका स्केच है और ये भी क्या है? स्केच है, यानी बोले तो दोनों पेन है। बट ये हमारी क्या है? भूरा कलर की पेन है, भूरे रंग की पेन है, और ये हमारी काले रंग की। ये भूरा है और ये क्या है? काली है। काली है कि नहीं? बैगनी टाइप भी कर सकते हैं, बैगनी रंग कलर की है। तो ये काली है, ये क्या है? भूरी है। और दोनों का रासायनिक गुण देखिए समान है, क्योंकि इसमें भी केमिकल डाल के बनाया गया है, इसमें भी केमिकल डालकर ही बनाया गया है, वही इंक पड़ी हुई है। तो जिसके भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण
समान होते हैं उसे हम लोग कार्बन के अपर रूप कहते हैं। और कार्बन के निम्न अपर रूप होते हैं, जैसे कि पहला है डायमंड। डायमंड भी कार्बन का क्या होता है, एक प्रकार का अपर रूप है। दूसरा ग्रेफाइट, यह भी कार्बन का अपर रूप है। तीसरा है फ्लोरेंस, यह भी कार्बन का क्या होता है, अपर रूप होता है। अब है कार्बनिक रसायन। यह कार्बनिक रसायन क्या होता है, तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें या जिसके अंतर्गत कार्बन का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है, याद रखना, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब आता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यानी जो कार्बनिक यौगिक हैं उसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। जैसे कि याद रखना, यहाँ पे मैंने नामकरण के लिए कुछ चीज़ लिया है। ये आपका क्या है, ये है एकल बंध। एकल बंध मतलब है एन। अगर कहीं पे एकल बंध मिले, यानी कि एक लाइन है तो एकल बंध है, तो उसी को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो उसे इन कहते हैं। और जब तीन बंध मिले तो उसे आयन कहा जाता है, यानी कि एन इन आइन, एन इन आइन। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं, अभी इसको रखते हैं बगल में। अब यहाँ पे देखते हैं तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। तो जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता है वह मेरे प्यारे बच्चों कार्बन के संख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे कि अगर कार्बन का एक अणु विद्यमान है तो उसको हम लोग मेथ लगाते हैं। कार्बन का एक अणु है तो उसको हम लोग क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। अगर कार्बन के दो अणु है तो उसको हम लोग एथ लगाते हैं। अगर वहीं पे कार्बन के तीन अणु है तो उसे हम लोग प्रोप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं, इसको प्रोप कहते हैं। कार्बन के चार अणु रहे तो ब्यूट लगाते हैं, और पांच अणु रहे तो पेंट लगाते हैं। अगर छह है कार्बन के तो हेक्स लगाते हैं, और सात हैं तो हेप्ट लगाते हैं। अगर आठ है तब हम लोग क्या लगाते हैं, अगर आठ है तो हम लोग ऑक्ट लगाते हैं, और नौ है तो नॉन लगाते हैं, और 10 है तो डेक लगाते हैं। तो ये याद रखना, अगर एक कहीं कार्बन है मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, और 10 है तो डेक लगाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखते हैं एल्केन का सूत्र क्या होता है। अगर एल्केन का कोई बोले तो सूत्र क्या होता है, तो जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब अगर हम लोग n का मान यहाँ पे 2 रख दें, n का मान क्या रख दें, 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, क्योंकि n के स्थान पे 2 रखेंगे, और यहाँ पे n का स्थान 2 रखें, 2 दूनी 4 1 6, यानी C2H6 हो जाएगा। C2 क्या हो गया, H6। तो यहाँ पे अगर देखें तो H6 कैसे बना, H6 कैसे बना, क्योंकि 2n+2 है तो n आया कि नहीं। बट यहाँ पे देखिए एल्केन n आया, n हो गया इसका, और लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, अब एथेन कैसे बना, एथेन कैसे बना, तो एथेन इसलिए बना क्योंकि कार्बन का दो अणु है। अगर कार्बन के दो अणु यहाँ पे दिखे तो क्या बोल देंगे, एथेन बोल देंगे। कार्बन का अगर एक अणु रखते हैं तो मेथेन होता। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो जो एथेन में, यानी कि एथेन में देखेंगे तो इसमें केवल एक ही आपके बॉन्ड उपस्थित होंगे। एथेन में एन में क्या होते हैं, एक ही, क्योंकि यहाँ पे एन इन आइन, एन इन आइन। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो कार्बन कितने हैं, दो अणु हैं, तो कार्बन 2 रखें, और हाइड्रोजन 6 जुड़े हैं तो 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिए, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4 होता है, इसलिए 4 कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए 4 बंध से। अब है यहाँ पे अगर हम लोग n के स्थान पे 2 रख दें इसमें, तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। याद रखना, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। Cn के स्थान पे कितना रख देंगे, 2 रखेंगे, तो C2H4 बन जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे, देखिए 2 है तो क्या बन जाएगा हमारा, कार्बन कितने, 2 है, तो एथिलीन ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका यहाँ पे दिया गया है, और इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लोग 2 रख देंगे, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, अब 2 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ है आपका कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। ये कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर क्या होता है,
तो एक तरफ कार्बनिक यौगिक लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों में आपको मुख्य अंतर लिखना है। तो कार्बनिक यौगिक और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक इधर है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य अवयव कार्बन होता है। जो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। और अकार्बनिक यौगिकों का मुख्य अवयव क्या होता है, तो कुछ यौगिक जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़ देने पर शेष सभी अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन नहीं आते हैं। दूसरा इसमें क्या है, कार्बनिक यौगिकों में यह सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, और अकार्बनिक ये विद्युत संयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। कौन से, अकार्बनिक यौगिक। अगला है कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिक आयनित नहीं होते। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं यह आयनित नहीं होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक आयनित होते हैं। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनित होते हैं, और कार्बनिक यौगिक आयनित नहीं होते हैं। अगला है कार्बनिक यौगिक ये जल में विलेय होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक यह जल में विलेय होते हैं, और कार्बनिक यौगिक ये जल में अविलेय होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जल में अविलेय। अविलेय मतलब ये घुलेंगे नहीं, लेकिन जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। अब आता है आपका समूह या मूलक। यह समूह या मूलक क्या होता है, तो किसी यौगिक की संरचना में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो विशेष गुणों को दर्शाता है समूह या मूलक कहलाता है। तो समूह या मूलक क्या होता है, याद रखना, किसी यौगिक की संरचना में उपस्थित परमाणु या परमाणु का वह समूह जो विशेष गुणों को दर्शाता है समूह या मूलक कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें तो एथिल एल्कोहल के एक परमाणु में एक एथिल तथा एक एल्कोहली समूह उपस्थित होता है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ये हमारा है OH। OH जो होता है हमारा एल्कोहली समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, क्योंकि एथिल अल्कोहल में एक परमाणु में एक एथिल तथा एक एल्कोहली समूह उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलक या फिर समूह कहते हैं। अगला आता है प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। बोले तो IUPAC। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, तो IUPAC का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। कभी कभी दे देता है, चलिए बताइए। अच्छा, IUPAC का पूरा नाम कोई पूछ सकता है तो आपको सीधा बता देना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है IUPAC का पूरा नाम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्कोहल या एल्कोहल। ये एल्कोहल क्या होता है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रॉक्सिल समूह बोले तो OH जुड़ा होता है तो इसे या तो इसमें IUPAC नामकरण करते समय एल्केन का ई हटाकर ऑल जोड़ दिया जाता है तथा IUPAC में से एल्केनॉल कहते हैं। याद रखना यहाँ पे क्या है, एल्कोहल में यदि किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रॉक्सिल समूह क्या उपस्थित हो, OH उपस्थित हो, तो इसमें IUPAC नामकरण करते समय एल्केनल का जो होता है ई हटा देंगे। क्या हटा देंगे, ई हटाकर ऑल जोड़ देते हैं, यानी कि एल्केनल यहाँ से ई हटा के ऑल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एल्केनॉल हो जाएगा। जब ई हटाएंगे यहाँ पे तो क्या, और ऑल जोड़ देंगे तो एल्केनॉल हो जाएगा। तो IUPAC में क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। जैसे कि यहाँ पे है CH3OH है। अब यहाँ पे देखिए OH समूह है, यहाँ तो ये मेथ है, क्योंकि मेथ है, CH3 क्या है, मेथ है। जब मेथ है तो अब ये मेथिन होना चाहिए, लेकिन मेथिन तब होगा जब यहाँ पे OH नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे OH जुड़ा तो मेथेन के स्थान पे न को हटा के क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। उसी प्रकार एथेनल है ये, तो एथेनल में OH जब जुड़ गया तो क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। बात समझ आई। अगला है कीटोन समूह। यह कीटोन समूह क्या होता है, जब कार्बनिक यौगिकों में सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C क्रियात्मक समूह उपस्थित हो इस प्रकार से कोई, तो उसे कीटोन कहते हैं। बात समझाए। जब कार्बनिक यौगिकों में
कुछ इस प्रकार से क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसे कीटोन कहते हैं। कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण करते समय एल्केनल के ई को हटाकर 1 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ऑन जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और आईयूपीएसी में इसे क्या बोलते हैं? एल्केनल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या है आपके, ये दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ यहाँ पे मेथेन जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो कार्बन के कितने हैं? कार्बन की ओर देखेंगे यहाँ पे तो 3 है, देखिए 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनल होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोपेनल में अगर देखें ई हटा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे है एल्डिहाइड समूह। यह एल्डिहाइड समूह क्या होता है? जब कार्बनिक यौगिकों में सिंगल बॉन्ड CHO या कुछ इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, तो 4 को होने चाहिए। ऑक्सीजन की 2 होती है तो 2 ले लिया, और हाइड्रोजन अकेला 1 होता है तो 1 है। समूह उपस्थित हो तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। इसका आईयूपीएसी नामकरण करते समय एल्केनल का ई हटाकर अल जोड़ देते हैं और आईयूपीएसी में से एल्केनल कहते हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि CH3CHO में देखेंगे तो CHO जुड़ा हुआ है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। मेथेनल क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है इसलिए। अब आती है सजातीय श्रेणी। यह सजातीय श्रेणी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है उसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो सजातीय श्रेणी क्या होती है? याद रखना, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है उसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। और सजातीय श्रेणी में क्या क्या विशेषताएं होती हैं चलिए देख लेते हैं। तो किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य को समान सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। किसी सजातीय श्रेणी में सभी सदस्यों को एक ऐसी विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक जैसी ही विधि में द्वारा हम लोग प्राप्त करेंगे। सभी सदस्य के जितने भी रहेंगे सभी को हम लोग एक ही जैसी समान विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। इस श्रेणी के सभी सदस्यों के भौतिक तथा रासायनिक गुण घटते बढ़ते रहते हैं। इस श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुण देखें तो क्या रहते हैं? घटते बढ़ते रहते हैं। सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। कुछ सजातीय श्रेणी का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है, जैसे कि एल्केन। एल्केन भी हमारा एक सजातीय श्रेणी होता है। तो इस श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसे एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जिसको क्या बोलते हैं? एल्केन। अगर यहाँ पे हम लोग n का मान 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन का 1 मिलेगा, और जब कार्बन का 1 मिलेगा तो क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा, ठीक है ना। और जब यहाँ पे n का मान 2 रख देंगे तो 2 हो गया। तो अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, और 3 है तो प्रोप। तो अगर यहाँ पे कार्बन का 2 है तो क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है एल्किन। यह एल्किल क्या होता है? तो इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसे एल्किल या ओलियोफिन कहते हैं। इसमें कार्बन तथा कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। इस कारण इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र आपको पता ही होगा क्या होता है? CnH2n होता है। बोले तो एल्किल। अगर यहाँ पे n के स्थान पे 2 रख देंगे तो हमारा अगर कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। और वहीं पे कार्बन के स्थान पे 3 रख देंगे, n के स्थान पे 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे एल्किल का है तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला है एल्काइन। एल्काइन देखें तो इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, इसे एल्काइन कहते हैं। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन तथा कार्बन के मध्य त्रिकबंध उपस्थित होता है और इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, या बोले तो एल्काइन। और जब कार्बन यहाँ पे n के स्थान पे 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C2H2 मिलेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 में से 2 गए कितना, 2 ही आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। और यहाँ पे इसका आयन होता है तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। एक सफिक्स होता है, सफिक्स इसका क्या है, आयन है, तो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जब हम n के स्थान पे 2 रख देंगे तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, कार्बन के 3 हो जाएंगे। और जब कार्बन के 3 हो जाएंगे तो जब कार्बन 3 होता है क्या होता है, प्रोप होता है, और इसका आयन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। अब है यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो इसमें 2 कार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो इसमें 2 कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें 2 कार्बन द्विक व त्रिक बंध से जुड़े होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो यह नीली ज्वाला के साथ जलता है, और असंतृप्त कार्बन यह धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखें तो यह प्रतिस्थापन अवक्रिया को दर्शाता है, और असंतृप्त देखें तो यह योगात्मक अवक्रिया को दर्शाता है। और इधर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखें तो यह कम अवक्रियाशील होता है, और यह संतृप्त की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ओके, अब आता है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में क्या क्या होता है, तो पहला इसमें जो गुणधर्म होता है वो होता है दहन का। तो दहन का यानी किसी पदार्थ का ऑक्सीजन अथवा वायु की अधिकता में जलना ही दहन कहलाता है। दहन ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है और ये तीव्र ऑक्सीकरण अवक्रियाएं होती हैं। इसमें कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से सामान्यतः स्वच्छ नीली ज्वाला निकलती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। अगला पॉइंट में अपूर्ण दहन से कार्बन क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगला आता है ऑक्सीकरण। तो यह कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म हैं। तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं, और ये आरंभिक पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में दर्शाया गया है। अगला है संकलन या योग या संयोजन अवक्रिया। तो जिन अवक्रिया में एक अणु द्विआबंध या त्रिआबंध वाले अणु में जुड़ जाता है, संकलन अवक्रिया कहलाता है। केवल असंतृप्त यह अवक्रिया दर्शाते हैं। असंतृप्त यौगिकों में H2 का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अगला आता है प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो प्रतिस्थापन अवक्रिया क्या होती है, वे अवक्रिया जिसमें या जिनमें किसी यौगिक के किसी एक परमाणु अथवा परमाणु समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अवक्रिया कहलाता है। केवल संतृप्त यौगिक यह क्रिया दर्शाते हैं। जब यहाँ पे मेथेन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो CH3Cl+ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे निर्माण होता है। तो यह हमारी जो होती है, हमारी प्रतिस्थापन होती है। यह हमारी क्या होती है, प्रतिस्थापन अवक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो होता है वह हाइड्रोजन के एक अणु को विस्थापित करके बैठ जा रहा है। अगला है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ये एथिल एल्कोहल या एथेनॉल क्या होता है, यानी बोले तो C2H5। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह उपस्थित होता है उसे एल्कोहली समूह कहते हैं, तथा इसे एल्कोहल कहा जाता है। इसे IUPAC रूप में एथेनॉल कहते हैं। इसमें क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, तो यह एक रंगहीन मीठी गंध वाले द्रव होता है। इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है, और इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। यह वायु में नीली ज्वाला के साथ जलता है। कौन, एथिल एल्कोहल। रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो अगर यह
क्षार धातुओं से क्रिया करेगा तो क्या होता है, तो सोडियम या पोटेशियम धातु से क्रिया करके जो एथिल अल्कोहल होता है यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखिए यहाँ पे एथिल अल्कोहल है, यह सोडियम से जब क्रिया करा तो सोडियम एथॉक्साइड बना और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को क्या किया, मुक्त कर दिया। अगला है जब एसिटिक अम्ल से क्रिया करेगा तो जब एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल की क्रिया कराई जाती है तो एथिल एसीटेट बनाता है। तो क्या बना रहा है, एथिल एसीटेट बना रहा है। यह अवक्रिया सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदों की उपस्थिति में संपन्न होती है, जो उत्प्रेरक व निर्जली कारक दोनों का कार्य करता है। एसिटिक अम्ल की भांति अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से इसी प्रकार अवक्रिया होती है, तो इस अवक्रिया को एस्टेरीकरण कहते हैं। अगला है जब अमोनिया से क्रिया करेगा तो कॉपर क्रोमाइट, एल्यूमिना या अन्य उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर अमोनिया के साथ गर्म करने पर यह एथिल एमीन बनाता है। तो जब एथिल अल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करेगा उपस्थिति में तो एथिल एमीन बनाएगा, साथ ही साथ जल यहाँ पे मुक्त होगा। अगला है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। जब एथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से क्रिया करता है तो एथिल अल्कोहल एथिल एथिल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। अगला है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। और जब हमारा एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं। और यह क्रिया कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो यह होती है 140 डिग्री सेल्सियस पर होती है। और जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एथिलीन बनाता है, जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन में दर्शाया गया है। अगला है रक्त तप्त एल्यूमिना से क्रिया। तो रक्त तप्त एल्यूमिना के साथ 250 डिग्री पर अवक्रिया करके यह डाई एथिल ईथर बनाता है तथा 360 पर एथिलीन बनाता है। अगर जब 250 पे अगर क्रिया कराएंगे तो डाई एथिल ईथर बनाएगा, और जब इसको 360 पे कराते हैं तो क्या बनाता है, एथिलीन बनाता है। अगला है हैलोजन अम्लों से क्रिया। जब हमारा एथिल अल्कोहल हैलोजन अम्लों से क्रिया करता है और वह भी किसकी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो ZnCl2 की उपस्थिति में जब यह क्रिया करता है तो HBr के साथ अवक्रिया करके H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है। अच्छा थोड़ा इसमें समझते हैं थोड़ा कि जब एथिल अल्कोहल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में HCl की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एथिल क्लोराइड बनाएगा। अगर यही एथिल अल्कोहल HBr की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो एथिल क्लोराइड बनाएगा, एथिल ब्रोमाइड। और यही जब C2H5 हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करेगा तो एथिल आयोडाइड बनाएगा। अब है क्लोरीन से क्रिया। तो एथिल अल्कोहल की क्लोरीन के साथ इस प्रकार क्रिया होती है कि जब एथिल अल्कोहल क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, जब दो क्लोरीन के अणु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एसिटिल्डिहाइड बनाएगा। और जब 3 ठोक क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, डाइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड बनाएगा। अगला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है यह, तो एथिल अल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन द्वारा ऑक्सीकरण के प्रथम पद में एसिटिल्डिहाइड तथा द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन में दर्शाया गया है। अगला है तप्त तांबे की क्रिया। तो एथिल अल्कोहल की वाष्पों को तप्त तांबे पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दर्शाया गया है। और इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल के एक अणु में से एक अणु हाइड्रोजन का पृथक हो जाता है, अतः यह अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का क्या होती है, उदाहरण होती है। अगला आता है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, तो क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनाता है, और आयोडीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म बनाता है, जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन में दर्शाया गया है। अब यहाँ पे है
एथिल अल्कोहल का उपयोग, तो एथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। एथिल अल्कोहल के अच्छे विलायक होने के साथ साथ इसका उपयोग कफ सिरप, टॉनिक जैसी औषधियों को बनाने में भी किया जाता है। एथिल अल्कोहल का प्रयोग ईथर, क्लोरोफॉर्म, रंजक, सुगंधित पदार्थों के रूप में किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जीव अनुरूपों के परीक्षण में भी किया जाता है। अगला है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, यानी कि बोले तो C2H4O2 या फिर CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो सिरका होता है उसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लगभग 10% इसका अणुसूत्र C2H4O2 होता है, यानी कि CH3COOH होता है। इसका संरचना सूत्र निम्नलिखित होता है। इसमें भौतिक गुण क्या क्या पाए जाते हैं, तो यह एक रंगीन तीव्र गंध वाला तथा संक्षारक द्रव है। सिरके की तीव्र गंध उसमें उपस्थित एसिटिक अम्ल की गंध से ही होता है और इसका क्वथनांक देखें तो 118 डिग्री सेल्सियस होता है और यह जल, एल्कोहल तथा ईथर में पूर्णतः क्या होता है, विलय होता है। अगला होता है रासायनिक गुण, यानी रासायनिक गुण में देखिए तो किससे किससे क्रिया करके क्या क्या बनाएगा, तो क्षारकों के साथ क्रिया करेगा तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है। यह क्षार के साथ क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में दर्शाया गया है। इसको थोड़ा देख के आप लिख सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है ना। और वहीं पे अगर देखें तो अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटेमाइट यानी कि CH3COONH2 में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया गया। ये हमारा एमोनियम एसीटेट है, यह अमोनियम एसीटेट को जम कर गर्म करेंगे तो एसीटेमाइड में बदल जाएगा, साथ ही साथ जल प्राप्त होगा। अगला है एस्टीकरण, तो एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। ये एसिटिक अम्ल है और एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एस्टर का निर्माण करता है। अगला है निर्जलीकरण, तो एसिटिक अम्ल का पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में से जल का एक अणु पृथक हो जाता है और एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। अगला है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करेगा तो यह एसिटिल क्लोराइड बनाता है। अगला है एसिटिक अम्ल का उपयोग, तो एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो एसिटिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, एसीटोन तथा एस्टर बनाने में, लेड टेट्रा एसीटेट बनाने में जो कि एक आक्सीकारक होता है, और रबड़ के स्कंदन में, साथ ही साथ कृत्रिम सिरका बनाने में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका आता है साबुनीकरण। यह साबुनीकरण क्या होता है, तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। और साबुन देखिए ये रिएक्शन है, इसको याद कर सकते हैं। और साबुन का अगर रासायनिक सूत्र अगर याद करना है सोडियम स्टीयरेट का, तो यहाँ पे याद कर सकते हैं C17H35COON। ये किसका होता है, साबुन का सूत्र होता है। साबुन देखें तो आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कठोर साबुन, दूसरा होता है मृदु साबुन। तो ये कठोर साबुन क्या होता है, सोडियम से बना हुआ साबुन कठोर साबुन होता है और पोटेशियम युक्त साबुन को मृदु साबुन कहते हैं। आप लोग सीधा सिंपल सी परिभाषा में याद कर सकते हैं। अब आता है कठोर साबुन और मृदु साबुन में अंतर। तो कठोर साबुन मृदु साबुन में अंतर देखें तो इस साबुन का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है और इस साबुन का उपयोग नहाने में किया जाता है। इस प्रकार के साबुन में सस्ते तेल तथा वसा का उपयोग होता है और इस प्रकार के साबुन में अच्छे किस्म वाले तेल व वसा का प्रयोग करता है, क्योंकि शरीर में लगाया जाएगा, जाहिर सी बात है उसको अच्छा बनाएंगे। इसमें हानिकारक क्षार मिलाया जाता है, त्वचा को नुकसान पहुँचा सकता है और इसमें हानिकारक क्षार नहीं मिलाया जा सकता, जो कि नुकसान शरीर को नहीं पहुंचा सकता है, यानी नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के साबुन में अन्य प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती और मृदु साबुन में, इस प्रकार के साबुन में सुगंधित व रंगीन पदार्थ मिलाया जाता है। अगला है साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। तो स्वच्छीकारक क्रिया में पहला होता है मिसेल। यह मिसेल क्या है, जिसको साबुन का निर्माण भी कहा जाता है। तो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। इसमें जल में
विलेय सिरों को जल स्नेही तथा हाइड्रोजन में विलेय सिरों को जल विरोधी कहा जाता है। जब साबुन का जल की सतह पर इस प्रकार की संरचना बनती है तो उसे मिसेल कहते हैं और मिसेल के रूप में साबुन धूल कण व चिकनाई को आसानी से अवशोषित कर लेता है। अगला आता है अपमार्जक। यह अपमार्जक क्या होता है? जिस जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट घुले होते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। यह साबुन के साथ अविलेय दही जैसा अवक्षेप बनाते हैं जिससे सफाई का कार्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में साबुन के स्थान पर अपमार्जक का उपयोग करते हैं जो कि क्या होता है? अविलेय अवक्षेप नहीं बनाता। अपमार्जक लंबी कार्बन अम्ल श्रृंखला के अमोनिया एवं हमारे सल्फोनेट लवण होते हैं जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन को अवक्षेपित नहीं होने देता। अपमार्जक का उपयोग शैम्पू बनाने में भी किया जाता है। अगला है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। तो एक तरफ हम लोग साबुन लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? अपमार्जक लिखेंगे, ठीक है ना। तो साबुन और अपमार्जक क्या होता है? तो साबुन सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण होता है और अपमार्जक जो होता है यह सामान्यतः कार्बनिक श्रृंखला के सल्फोनिक या फिर अमोनियम लवण होते हैं। अगला देखिए तो साबुन वनस्पति से तेल व वसा से बनाया जाता है और अपमार्जक में कोयले या पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। साबुन की कपड़ा साफ करने की क्षमता अपमार्जक से कम होती है, लेकिन अपमार्जक की कपड़ा साफ करने की क्षमता साबुन से बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अध्याय 3 जो है केमिस्ट्री का वो मेरे प्यार समाप्त होता है। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।